सुप्रभात राजस्थान, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करते हुए जालोर से बड़ी खबर है। जालोर के आहोर में हैवानियत देखने को मिली है। पादरली गांव में 22 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी ने कुल्हाड़ी से युवक के सिर काटकर 150 फीट दूर फेंक दिया। घटनास्थल पर मौजूद परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने आरोपी सांकला राम भील को हिरासत में ले लिया है। तो बेरहमी से युवक की हत्या कर दी गई है और बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को फिलहाल हिरासत में लिया है। सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, बेरहमी से हत्या, क्या वजह रही इस हत्या के पीछे? बताया जा रहा है कि आरोपी हिरासत में, क्या कुछ खुलासे हो सके अब तक? देखिए प्रियंका, हैवानियत की हदें पार है। वो एक बार फिर से जालोर के आहोर के पादरडी गांव से देखने को मिली है, जहां पर एक 22 वर्षीय युवक को बेरहमी से राह चलते हुए कुल्हाड़ी से वार करके हमला किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, आरोपी का इतने में मन नहीं भरा और उसने सिर को धड़ से अलग करके करीब 150 मीटर तक वो लेकर सिर अलग घूमता रहा और उसके बाद 150 मीटर ले जा करके उसने फेंक दिया। पूरे मामले को लेकर गांव में तनाव की स्थितियां पैदा होने के बाद अतिरिक्त पुलिस फोर्स है वो भी गांव में तैनात कर दी गई है। तो वहीं जालोर एसपी व जिला कलेक्टर सोशल मीडिया ग्रुपों के माध्यम से जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अपील भी कर रहे हैं। तो वहीं देर रात को पुलिस ने आरोपी को हिरासत में भी लिया है, लेकिन परिजन है वो इस मांग पर अड़े हुए हैं कि आरोपी सहित उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार किया जाए। इसको लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया है। गांव में पूरी तरीके से माहौल है वो गर्म है और इसको लेकर पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। आखिर इस युवक की जो आरोपी ने हत्या क्यों की है, क्योंकि ये जो मृतक था वो शाम के समय घर से निकला था और इस दौरान आरोपी था वो एक मंदिर के आगे पहले से ही बैठा हुआ था घात लगा करके। जैसे ही ये युवक वहां पहुंचता है उसके दौरान ताबड़तोड़ कुल्हाड़ियों से वार किया जाता है। 2-3 कुल्हाड़ी का वार करने पर युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है और उसके बाद में आरोपी का मौत होने के बाद में भी पूरे मामले को लेकर मन नहीं भरता है। उसके बाद में आरोपी है उसका सिर काट करके 150 मीटर तक हाथ में लेकर जिस तरीके से बेरहमी से ये हत्या की गई है, ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई पुरानी रंजिश थी। घर वाले क्या कह रहे हैं, क्योंकि आरोपी हिरासत में, क्या उसे जानते हैं? उसके बारे में कुछ बता सके घर वाले? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से हमें जानकारी मिल रही है कि आरोपी को हिरासत में लिया है, तो वहीं आरोपी का पूरा परिवार है वो अब भी फरार है, वहां पर कोई भी नहीं है। तो वहीं अभी तक इन चीजों को लेकर स्पष्ट नहीं हुआ है कि वजह क्या है। पुरानी रंजिश भी गांव के लोग नहीं बता रहे हैं। इस तरीके की उन दोनों के बीच कोई अनबन की जानकारी अभी नहीं मिल रही है। ऐसे में ये पूरी तरीके से सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर क्यों हत्या की है। लेकिन अब इंटरनेट सेवाओं को बंद करने को लेकर भी पुलिस और प्रशासन है वो प्लानिंग बना रहा है। शाम, तो गाँव में तनाव का माहौल है। हालांकि पूछताछ के बाद ये खुलासा हो सकेगा कि इस हत्या के पीछे, क्योंकि निर्मम तरीके से हत्या की गई है, आखिर वजह क्या रही। आप नजर बनाए रखिएगा। श्याम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिर गया, एक की मौत हो गई है। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 9 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 5 को गंभीर हालत होने पर हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। इलियास नगर में मदरसे का निर्माण चल रहा था और तभी अचानक ये हादसा हो गया। बल्ली धंसने के कारण लेंटर गिर गया। घटना के बाद से ठेकेदार फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिरा, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। सूचना मिलने पे हम जैसे क्या है कि हमारे एसडीएम साहब और पुलिस में ज़ाब्ता यहाँ पे पहुंचे और जो भी लोग थे उनको बाहर निकाल के हम जैसे उनको हॉस्पिटल ले गए और हमने यथोचित मतलब जैसे जो भी यहाँ से पेशेंट गए अलवर, हमने हमारे नायब तहसीलदार जो जलोद की उसको भी वहाँ भेजा है और समुचित प्रयास किए गए हैं। हमारी ओर से पूरे प्रयास है कि किसी प्रकार के जो भी घायल व्यक्तियों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। इस हादसे में प्राथमिक तौर पे कुछ पता लगा है कि क्या क्या गलतियां रही हैं, कैसा हादसा हुआ है? टेक्निकल रूप से इसकी जांच करवा ली जाएगी। दीपक पुरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आखिर किसकी गलती से यह हादसा हुआ है? और बताया जा रहा है कि ठेकेदार पहले से ही फरार हो गया है, यानी कि उसकी लापरवाही थी क्या यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, अब इस पूरे मामले में ये निकल करके आया है प्रियंका की कोई टेक्निकल कारण रहा है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। यानी कि ये जो कार्य किया जा रहा था वो किसी इंजीनियर की देखरेख में नहीं किया जा रहा था। वैसे ही जो ठेकेदार है वो अपने स्तर पर इस कार्य को चलवा रहे थे और जो लेंटर डाला गया था उसमें जो बल्लियां लगाई गई थी बांस की, वो
बारिश के कारण अचानक धंस गई और उसके बाद लेंटर था वो भरभरा करके जो नीचे मजदूर थे उनके ऊपर गिर गया। इसमें कुल 10 मजदूर नीचे दबे थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है। 9 लोगों को बाहर निकाला गया और उनमें से 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। बाकी के जो लोग हैं उनका जो स्थानीय अस्पताल है वहां पर इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, पुलिस मौके पर पहुंची थी और स्थानीय लोगों की मदद से देर रात तक राहत कार्य बचाव किया गया था। लेकिन राहत की बात ये रही कि उसमें से सभी को बाहर निकाल लिया गया और जो जेसीबी की सहायता से मलबे को हटाया गया था। और बताया जा रहा है कि ये मदरसे का कार्य चल रहा था, वहां पर मदरसा बनाया जा रहा था जिसमें 2 ठेकेदार काम कर रहे थे। दोनों ठेकेदारों के अधीन करीब 2 दर्जन से अधिक मजदूर काम कर रहे थे, जिन्हीं में से एक ठेकेदार जो था वो ये लेंटर का कार्य कर रहा था और तब से ये घटना हुई है। तो उसके बाद से ही जो ठेकेदार है वो फरार चल रहा है और पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि अब इस पूरे मामले की एक कमेटी गठित करके जांच कराई। बिल्कुल दीपक, जरूरी है कि इस पूरे मामले पर जांच की जाए, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और इससे बड़ी बात और राहत की बात यह रही कि समय रहते 9 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है, जहां पर किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। तीसरी रात भी किसानों ने धरना स्थल पर गुजारी। बारिश में भी धरना स्थल पर किसान डटे रहे। एलएनपी नहर की 5 नंबर कसी पर लगातार किसानों की ओर से धरना दिया जा रहा है। किसान 5 नंबर माइनर के बेड लेवल को सही कराने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। कार्रवाई नहीं होने तक धरना जारी रखने का फैसला किया गया है। आज शाम से किसानों ने क्रमिक शुरू करने की भी चेतावनी दी है, तो क्रमिक अनशन की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं प्रदर्शन को, बात नहीं बन पाई अब तक, अब किसान इस मूड में है कि क्रमिक अनशन करेंगे, आगे क्या रणनीति उनकी ओर से? बिल्कुल, देखिए 3 रात गुजार चुके हैं किसान धरना स्थल पर ही और बीती रात तो काफी तेज तूफान और तेज बारिश के बीच में भी धरना स्थल पर ही किसान डटे रहे। हम देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से तेज तूफान ने न केवल उनके टेंट को उखाड़ दिया बल्कि किसानों को भी बारिश में भीगने के लिए मजबूर कर दिया। स्थानीय प्रशासन के द्वारा किसानों से कल पहुंचकर वार्ता की गई, समझाइश वार्ता की गई, किसानों को आश्वासन देने का प्रयास किया गया कि 1 महीने के भीतर बेड लेवल सही कर दिया जाएगा। लेकिन किसानों को उन पर यकीन नहीं हुआ। किसानों ने कहा कि जब तक बेड लेवल सही नहीं होगा तब तक न तो वो धरना स्थल से उठेंगे, साथ ही साथ यदि आज तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो आज शाम से 5 किसान क्रमिक अनशन भी शुरू करेंगे। जी बिल्कुल अशोक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस कदर अंधड़ और तेज बारिश भी इनके हौसलों को डगमगा नहीं पाई। लेकिन अशोक, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि किसान है जो एलएनपी संघर्ष समिति के जो किसान है वो प्रशासन के आश्वासनों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी जुलाई में प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के भीतर ही उनकी मांगों पर कार्रवाई कर दी जाएगी और किसानों ने धरना उठा लिया। लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद में भी जब कोई कार्रवाई नहीं होती हुई दिखाई दी तो एलएनपी संघर्ष समिति के किसान एक बार फिर से दोबारा से धरने पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक बेड लेवल सही नहीं हो जाता 5 नंबर माइनर का, तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे, चाहे बेशक उनको भूख हड़ताल लगानी पड़े या फिर उनको लंबा संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े। ठीक है अशोक, आप नजर बनाए रखिएगा, देखना है कि आगे किसानों की ओर से क्या रणनीति बनाई जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बजट घोषणाओं की आज समीक्षा होगी। क्रियान्विति को लेकर सीएम अशोक गहलोत बैठक करेंगे। सचिवालय में आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी। बजट घोषणाओं की प्रगति अशोक गहलोत जानेंगे। योजनाओं के धरातल पर असर का भी फीडबैक लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया वो कितना धरातल पर उतर सका है, लोगों के बीच में इसे लेकर क्या बातें चल रही हैं, इन तमाम बातों को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फीडबैक लेंगे। कई बड़े अधिकारी और मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे और इसे लेकर खास बैठक की जानी है। बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, एक अहम बैठक, क्योंकि बजट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि सबके लिए ये बजट है, बचत, बढ़त और राहत की। अब देखना यह है कि फीडबैक में क्या बातें निकलती हैं। पूरी जानकारी दीजिएगा बैठक को लेकर। जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बजट घोषणाओं क्रियान्विति है उनको लेकर अहम बैठक आज करेंगे सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में, और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि बजट के बाद में सरकार
एक्शन मोड में है, पूरी तरह से चुनावी मोड में है और लगातार सीएम ने दौरे करे। 19 जिलों में वो खुद दौरा कर चुके हैं और लगातार रोजाना वो फीडबैक ले रहे हैं कि बजट घोषणाओं का धरातल पर कितना असर हुआ, कितने लोग लाभान्वित हुए और हर जरूरतमंद तक इन योजनाओं को पहुंचाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी जुटी हुई है, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और सरकार को लगता है कि बजट घोषणाएं अगर ठीक से धरातल पर लागू हो गई तो वो फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री को भरोसा है कि इन घोषणाओं का फायदा लेने वाले लोग कांग्रेस को ही वोट करेंगे। लिहाजा एक एक बजट घोषणा की आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से पूछेंगे कि किस तरह की समस्याएं फील्ड में आ रही हैं और किस तरह से उन्हें दूर किया जा सकता है। तो उनके पास जो फीडबैक है वो और अधिकारियों के पास में धरातल की जो सच्चाई है उसको वो देख करके और जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे और धरातल पर और ज्यादा क्या किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास में रोजाना फीडबैक आता है, हर जिले की रिपोर्ट उनके पास में है, हर महंगाई राहत शिविर की रिपोर्ट उन तक पहुंच रही है। लगातार वो जिला कलेक्टरों से संपर्क में है, जो प्रभारी हैं जिलों के उनसे वो संपर्क कर रहे हैं। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि सीएम को ये लग रहा है कि जो उन्होंने हाल देखा है धरातल पर जाकर के और जनता के चेहरे पे मुस्कान उन्होंने देखी है, तो राहत की गारंटी लेने वाले लोग कांग्रेस को वोट करें। तो वोट में तब्दीली चाहती है सरकार की, जो उन्होंने घोषणाएं की, राहत की गारंटी दी, इतने लोगों के चेहरे पे मुस्कान जब आई है तो क्यों नहीं सरकार रिपीट हो सकती। तो अधिकारियों से पूरी सच्चाई जानेंगे और जो हर संभव कदम और सरकार को उठाने। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल, तो बजट को लेकर तो यहाँ पर फीडबैक लेंगे ही मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ नजर इस पर भी रहेगी कि आगामी चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन सीधे तौर पर वोटों में तब्दील हो सकता है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल, आप नजर बना रखिएगा इस पूरी बैठक पर। और महंगाई राहत कैंप से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक 1 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। 4 करोड़ 70 लाख से अधिक गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। गैस सिलेंडर योजना में 36 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, तो वहीं निःशुल्क बिजली योजना में 62 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कृषि बिजली योजना में 6 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। फूड पैकेट योजना में 67 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो वहीं मनरेगा योजना की बात करें तो इसमें कुल 38 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। शहरी रोजगार गारंटी योजना में 3 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इसके साथ ही पेंशन योजना में 34 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। उधर पशु बीमा योजना में कुल 55 लाख से अधिक लोग रजिस्टर्ड हुए हैं और इसके साथ ही चिरंजीवी योजना में 82 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। दुर्घटना बीमा योजना में भी 82 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो कल 10 सरकारी योजनाएं जिनका फायदा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और लगातार ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन लोगों द्वारा कराए जा रहे हैं। तो 67 लाख से अधिक लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन फूड पैकेट योजना में किए हैं। मनरेगा योजना में 38 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। महंगाई राहत कैंप जिसे लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद नजर बनाए हुए हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किए जा रहे हैं। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। अजमेर से बड़ी खबर है, कांग्रेस के सह प्रभारियों के दौरे आज लगातार होने वाले हैं। अमृता धवन आज अजमेर के दौरे पर हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की फीडबैक लेंगी, बैठक करेंगी, महंगाई राहत शिविरों का भी अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही आज अजमेर दौरे पर कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन रहने वाली हैं। अमृता धवन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी रूबरू होंगी। तो कई अहम जिम्मेदारियां सह प्रभारियों पर। अजमेर का दौरा आज है बेहद खास। ये दौरा जब अलग अलग जगहों पर जाएंगी, लोगों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही बैठक भी करने वाली है। इस बैठक को भी बेहद अहम माना जा रहा है। 3 सह प्रभारी हैं और तीनों ताबड़तोड़ दौरे पर हैं राजस्थान के। अभी मौजूदा क्या हालात है कांग्रेस की, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में समीक्षा की जा रही है कि किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार की जाए, धरातल पर पार्टी कितनी मजबूत है और क्या कुछ दिक्कतें, अंदरूनी प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, इन्हें लेकर भी समीक्षा की जाएगी। और अजमेर से सहयोगी मनवीर सिंह चुंडावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनवीर, क्योंकि सह प्रभारी आज पहुंच रही हैं तो बेहद खास ये कार्यक्रम रहने वाला है। आगामी चुनाव से जोड़कर अगर देखा जाए क्या क्या कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं, पूरी जानकारी दीजिएगा।
देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सह प्रभारी आज कार्यकर्ताओं के साथ में फीडबैक लेने के लिए अजमेर पहुंच रही हैं और वैशाली नगर इलाके के एक निजी समारोह स्थल के अंदर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उनके साथ में उनकी मुलाकात होगी, संवाद होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और गौर करने वाली बात इस पूरे कार्यक्रम में यही रहेगी कि ये जो अजमेर जिला है ये सचिन पायलट के प्रभाव क्षेत्र वाला जिला माना जाता है और जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट मुखर होते हुए दिखे हैं, जनसंघर्ष यात्रा उन्होंने अजमेर से ही शुरू की। तो एक बड़ा तबका जो खासतौर पर जो निवर्तमान, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो कांग्रेस का शहर अध्यक्ष है वो भी नियुक्त नहीं किया गया है, तो जो निवर्तमान पदाधिकारी हैं उसके साथ में उनकी यहाँ पर ये मुलाकात होनी है। और लगभग सभी ऐसे पदाधिकारी हैं जो सचिन पायलट के खेमे के माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आज जब उनकी यात्रा यहाँ पर होगी, जब वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद करेंगी, तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, किस तरीके की बातें वहां पर होती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अजमेर की राजनीति का एक बड़ा नजारा वहां पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, एक बड़ा नजारा अजमेर की राजनीति का और खास तौर पर इसका असर आगामी चुनाव में, क्योंकि जमीनी स्तर पर पार्टी कितनी मजबूत है इसका भी जायजा लेंगी। अहम बैठक भी है मनवीर, कौन कौन इस बैठक में शामिल हो सकता है? हाँ, देखिए, जितने भी पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, तो जो उम्मीदवार रहे थे कांग्रेस के वो, और साथ में क्योंकि संपूर्ण जिले की बात हो रही है तो यहाँ पर 2 कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें केकड़ी से रघु शर्मा हैं और साथ ही साथ मसूदा से राकेश पारेख हैं। तो इनकी मौजूदगी यहाँ पर रहनी है। शहर और कांग्रेस के जो निवर्तमान देहात अध्यक्ष हैं उनके साथ में उनका संवाद होगा। साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र यहाँ के सभी ब्लॉक अध्यक्ष और महासचिव इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। ठीक है मनवीर, जब अमृता धवन यहाँ पर पहुंचेंगी तो लगातार इस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कांग्रेस मिशन 2023 पर निकल चुकी है। सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ जोधपुर दौरा करेंगे। वीरेंद्र सिंह राठौड़ कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक भी लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ जोधपुर का दौरा करेंगे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ भी उनकी अहम बैठक होनी है। तो इससे पहले हमने बताया अमृता धवन के दौरे को लेकर, और अब बड़ी खबर वीरेंद्र सिंह राठौड़ से जुड़ी, जो आज जोधपुर का दौरा करेंगे। यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, फीडबैक लेंगे और जोधपुर में पार्टी कितनी मजबूत है, जमीनी स्तर पर क्या हालात है पार्टी के, क्या मूड है लोगों का, इन तमाम बातों को लेकर समीक्षा की जाएगी। फीडबैक लेंगे कार्यकर्ताओं से। तो एक अहम बैठक आज यहां पर राठौड़ करने वाले हैं और इस पर भी लगातार न्यूज 18 की नजर रहने वाली है, क्योंकि मिशन 2023 पर कांग्रेस निकल चुकी है। और कांग्रेस में तूफान से पहले शांति नजर आ रही है। अल्टीमेटम और बगावती तेवरों के बीच सत्ता और संगठन जमीन पर पार्टी की मजबूती करने में जुटे हुए हैं। सह प्रभारी फीडबैक ले रहे हैं और संदेश ऑल इज वेल का दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पायलट के 15 दिन के अल्टीमेटम और उसके बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी के बाद कांग्रेस पार्टी में मचे सियासी घमासान के बीच पार्टी के सह प्रभारी प्रदेश के दौरे पर हैं। निजामुद्दीन काजी और अमृता धवन ने जयपुर में नेताओं और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। दोनों ने धरातल पर संगठन की मजबूती का दावा किया। असंतुष्ट धड़े की यात्रा और चेतावनी पर दोनों इतना ही बोले कि एआईसीसी की घटनाक्रम पर निगाह है, वो ही फैसला करेगी। मैं अभी जयपुर यहाँ लोगों से मिला हूँ। अब इसके बाद अगली कड़ी में मैं भी एक प्रोग्राम प्रदेश अध्यक्ष जी को दूंगा। जिलेवार मेरी यात्राएं बनी रहेंगी। बाकी चीजों के लिए एआईसीसी कॉल लेगा। लेकिन इससे पार्टी को कितना नुकसान होगा? पायलट इस तरह से संगठन हमारा मजबूत है। कांग्रेस की सरकार का काम बहुत अच्छा है और लोगों को वो काम पसंद आता है। बाकी ये जो सब चीजें हैं इस पे चर्चा करने के लिए रंधावा जी ने भी आपको बताया था कि जब एआईसीसी प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुलाकात होगी तो इन सब चीजों का जो संज्ञान लिया है उसमें बातचीत होगी। इस बीच सह प्रभारी अमृता धवन प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पहुंची। राजनीतिक हालात पर मंत्रणा की। खाचरियावास दोनों खेमों के बीच सुलह को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने खासा कोठी का रुख किया। वाजिब अली, लाखन मीणा और संदीप यादव ने सरकार की योजनाओं की तारीफों के पुल बांधे।
पायलट गहलोत कोल्ड वार के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। साथ में पार्टी के सह प्रभारियों से जल्द टिकट का आश्वासन भी मांगा। अनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये कि ये हमारे साथ सभी के लिए बहुत, जहाँ ज्यादा अनसिक्योरिटी है, जहाँ 5-5 लोग कैंडिडेट आपके टिकट मांग रहे हैं, एक को टिकट मिलता है और बाकी 5 लोग फिर विरोध करते हैं, तो आदमी को पूरा मौका तो मिले कि एंड टाइम पे फिर उस विरोध को निपटा जाए। तो ये ओवरऑल एक फीडबैक था कि टिकट्स जो जल्दी जो है वो दिए जाएं लोगों को जहाँ आसान है। जो चर्चा है संगठन की, बाकी सबकी, चुनाव की, उन सब पे चर्चा हुई है। जो कल मीटिंग में जो चर्चा हुई उन सब के संबंध में बात की है। चूंकि मैं कल उपस्थित नहीं था तो आज मैं उनसे बातचीत करके मेरे क्षेत्र का फीडबैक, वहाँ के संगठन की स्थिति और बाकी चीजों पे चर्चा हुई है। सरकार ने, राजस्थान मुख्यमंत्री जी ने शानदार तरीके से हर वर्ग को, किसान हो, दलित हो, मजदूर हो, महिला हो, चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको कोई न कोई फ्लैगशिप योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसके विकास के लिए काम किया। 11 मई की जन संघर्ष यात्रा से लेकर 15 मई की जनसभा तक के घटनाक्रम की सारी रिपोर्ट दिल्ली पहुंच गई है। असंतुष्ट धड़ा बेखौफ अगली रणनीति की तैयारी में जुटा है तो पार्टी एक्शन की तैयारी में। जाहिर है वार हुआ है तो पलटवार होगा ही। आखिर वर्चस्व की लड़ाई फाइनल राउंड में आ पहुंची है। गहलोत पायलट गुट में सुलह के तमाम दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं और अब कार्रवाई का इंतजार है। लग यही रहा है कि विवादित बयान देने वाले नेताओं की अब छुट्टी होती दिख रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी का जल्द दौरा होने जा रहा है। माना यही जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा फैसला कर सकती है ताकि काडर तक ये संदेश जाए कि अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो उधर सिरोही से निर्दलीय विधायक और सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा के सामने मोदी मोदी के नारे लगे। इससे वे इतने नाराज हुए कि जनता को मूर्ख कह दिया और खुद को सिरोही का मोदी बता दिया। दरअसल सिरोही के सिंदरथ गांव में मंगलवार रात को खेतलाजी मंदिर में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें गुजरात की मशहूर भजन गायिका गीता रबारी भी प्रस्तुत रही। इसके बाद जैसे ही सीएम सलाहकार ने स्टेज पर पहुंचकर बातें शुरू की, उसी समय मोदी जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। आरोप है कि कुछ लोगों ने लाइट बंद करने की भी कोशिश की, जिसके बाद कार्यक्रम से साधु महात्मा नाराज होकर जाने लगे। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। सिरोही से बड़ी खबर है, सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा का पायलट पर निशाना सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को हमने उठाया, वो और उनकी टीम के लोग हमारे साथ खड़े नहीं हुए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पेपर लीक के मुद्दे को भी जोर शोर से हमने उठाया। 5 साल गायब रहे, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात नहीं की, अब वो नाखून कटवाकर शहीद बनना चाहते हैं। तो संयम लोढ़ा की ओर से सचिन पायलट पर यह बड़ा बयान सामने आया है। आप उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो विधानसभा में एक पीतल का गेट है जहां सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर जो आसीन है उन्हीं की गाड़ी आती है। तो पहले तो तब रूठ गए जब उनकी गाड़ी पीतल के गेट पे नहीं आ सकी। फिर जब सचिवालय की बात आई तो जिद पकड़ के बैठ गए कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में ही मेरा कमरा होगा। वो हो नहीं सकता था, उन्हें दूसरी जगह दिया, तब भी वो रूठे हुए रहे। और फिर आप उप मुख्यमंत्री पद से हट गए तो जो सरकारी बंगला आपको मुख्यमंत्री के नाते मिला हुआ है वो 1 महीने में खाली करना होता है, लेकिन आपने ऊपर से टेलीफोन करवा के सामान्य प्रशासन विभाग से उस बंगले का निकलवा करके सूची से विधानसभा के पुल में डलवाया और आज तक आप उस सरकारी बंगले का सुख भोग रहे हैं। विधानसभा के अंदर जब वो मुख्यमंत्री पद से हट गए तो विधानसभा ने उनकी सीट मेरी बगल में उनको आवंटित की, तब भी उन्होंने ये उनको नागवार गुजरा और उन्होंने दिल्ली से फोन करवा करके सीनियरिटी नहीं होने के। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दौसा से बड़ी खबर है, दौसा के महव में भीषण अग्निकांड हुआ। आग लगने से 5 दुकानें जलकर राख हो गई। अग्निकांड के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भीषण आग लगी हुई है महव में। ये भीषण अग्निकांड की तस्वीरें देखने को मिली है, जहां पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बताया जा रहा है कि 5 दुकानें जली जिनमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।